सो हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। मैं सुमितधर, नीट पॉइंट कवर्धा से केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का, जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। इसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। 11th का ये चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। तो सर हमने तो थर्मोडायनेमिक्स सुना था, ये थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये बेसिकली डील करता है हमें हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस। तो सर थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डील करता है किससे? फिजिकल प्रोसेस में डील करता है, जैसे आइडियल गैस हो गया, फेस चेंज हो गया, है ना, इन सब में डील करता है। खैर, थर्मोकेमिस्ट्री भी थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री को बेसिकली एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सर थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? तो थर्मोकेमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस ना बोलकर ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with heat exchange, during the chemical process। तो बेसिकली क्या है चैप्टर? ये चैप्टर जो है ये बोल रहा है कि इसमें जो हम केमिकल एक्सचेंज करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, है ना, उस दौरान जो हीट का एक्सचेंज होता है, जो हीट का लेन देन होता है, उसी क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मोकेमिस्ट्री। मान लो कोई चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इस दौरान जो भी हीट के एक्सचेंज होगा, हीट रिलीज होगा या हीट ऑब्जॉर्ब होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हीट एक्सचेंज, है ना, ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, और जिसको हम लोग कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इस पे हम लोग पहले देखते हैं कि ओवरव्यू हमें क्या क्या चीज़ें में कवर करना है इसमें। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इसमें कवर करना है वो है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो हमें कवर करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है सर। थर्ड क्या कवर करना है सर? थर्ड कवर करना है हेज लॉ एंड लोवाइजर लाप्लास लॉ। हेज लॉ, लोवाइजर लाप्लास लॉ। फोर्थ जो हमें कवर करना है, यही हमारा बहुत मेन है, वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। सर कौन कौन से हीट ऑफ रिएक्शन होते हैं? बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहला जो हमें हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो है आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने सुना होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो एक डाउट बच्चों को भी आता है कि सर इसमें एंथैल्पी के ही बारे में क्यों पढ़ना है, हम लोग इसमें इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं बोल सकते, एंथैल्पी ही क्यों करना है इसमें? बेसिकली बेटा एंथैल्पी क्या होता है, मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा यहाँ पे एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर में जो मेरा हीट होता है, उसी को ही क्या कहेंगे? कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट होता है उसी को ही एंथैल्पी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट का एक्सचेंज होगा उसी को ही क्या कहेंगे? एंथैल्पी। एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? एच से, है ना। बेसिकली हम लोग इसमें डेल्टा एच डिनोट करेंगे। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, है ना। कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट का एक्सचेंज होता है उसी को एंथैल्पी कहते हैं, और जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो बेटा कांस्टेंट प्रेशर में ही होते हैं। अब जब तक मेंशन ना हो तब तक हम रिएक्शन को किस में मानेंगे? कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में। तो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट का लेन देन होता है वही एंथैल्पी होता है। तो बेसिकली इसमें एंथैल्पी वर्ड का ही यूज किया जाता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आइसोमेराइजेशन, लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजनेशन, रिजोनेंस एनर्जी,
रेजोनेंस एनर्जी, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इतनी सारी चीज़ें हमें कवर करना है हीट ऑफ रिएक्शन में, तो इतनी सारी हमें कवर करना हीट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, देख लीजिए हमें इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है। बेटा न्यूमेरिकल बनाने के लिए नीट में जो न्यूमेरिकल बनाना है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल आते हैं, कंबजन के न्यूमेरिकल आते हैं, इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले आपके इसके डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए। अगर आपके इसके डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे। तो बेसिकली इसके डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी, और वो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज दो टाइप के ही रिएक्शन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये सबको पता है कि कौन से होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक। सर सुने हैं हम, हाँ बिल्कुल सुने होंगे। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत ही कॉमन चीज़ है, केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है उसको कभी ना कभी ये नाम सुनाई दिया होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलिए पढ़ते इसको, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। क्या होता है एंडोथर्मिक बेटा? बिल्कुल सही, एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट अब्जॉर्ब, प्रोसेस इन विच हीट अब्जॉर्ब, जहां पे आपका हीट अब्जॉर्ब होगा वो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक क्या होगा? तो जहां हीट क्या होगा बेटा? रिलीज होगा। जहां हीट रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक, है ना। तो ध्यान रखना, जहां हीट अब्जॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक और जहां हीट रिलीज होगा वो आपका, सॉरी माय मिस्टेक, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। जहां हीट अब्जॉर्ब होता है वहां वो क्या होता है? एंडोथर्मिक, और जो हीट रिलीज होता है उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंथैल्पी या हीट किस टाइप का फंक्शन होता है? हीट तो अलग चीज़ है, हीट तो क्यू जो होता है वो आपका पाथ फंक्शन होता है। आपका जो एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है? एंथैल्पी जो होता है बेसिकली बेटा स्टेट फंक्शन होता है। इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है स्टेट फंक्शन। सर स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन जो वो होता है जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करे, जो केवल किस पे डिपेंड करे? फाइनल और इनिशियल पे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आप मान लो जैसे मैं कवर्धा में रहता हूँ, तो कवर्धा से मैं रायपुर जाता हूँ तो मुझे यहाँ से बेमेतरा जाना होता है, मतलब जो रूट है बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, ठीक है। तो मेरे में हीट का एक्सचेंज क्या हुआ? तो मैं बोलूँगा मैं सिर्फ फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता हूँ। फाइनल मतलब रायपुर और इनिशियल मतलब कवर्धा। अब मैं यहाँ से मान लो इस रूट से ना जाके मैं किसी और रूट से जाता हूँ, यहाँ से राजनांदगांव जाता हूँ, फिर भिलाई आता हूँ, फिर दुर्ग जाता हूँ, फिर रायपुर जाता हूँ, तो भी मेरा हीट एक्सचेंज सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल और इनिशियल पे। बाकी मैं किस रास्ते से गया, किस पाथ से गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पे। इसी को क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। जैसा कि अगर एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और हमारे रिएक्शन में फाइनल और इनिशियल क्या चीज़ होते हैं? फाइनल बेटा होता है प्रोडक्ट और इनिशियल क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट। तो अब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा सबमिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो सर इसमें उल्टा होता है क्या? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? नहीं बेटा, एंथैल्पी चेंज तो हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। एंथैल्पी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा, ठीक है। चलो थर्ड देखते हैं। एंडोथर्मिक में अगर हीट अब्जॉर्ब हुआ तो इसका मतलब है इसका डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। इसका डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव। और बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव तभी होगा जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट
इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच जो होता है बेटा वो निगेटिव होता है। इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि डेल्टा एच निगेटिव जो होगा है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, डेल्टा एच अगर निगेटिव हुआ वो क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब क्या है, इस केस में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, क्योंकि अगर आपका डेल्टा एच को निगेटिव बनाए रखना है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे रिएक्टेंट बड़ा होगा और प्रोडक्ट कम होगा। और इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव बनाए रखने के लिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तभी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ। एंथैल्पी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन में, एंथैल्पी एंड प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन के बीच में अगर ग्राफ बनाऊँ और मैं आपको ये दो लाइन्स दे दूँ तो ये लाइन्स को क्या बोलोगे, ऊपर वाला कौन प्रोडक्ट है और नीचे वाला, ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है, प्रोडक्ट कौन है इसमें से और रिएक्टेंट कौन है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो आप बोल ही रहे हो कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम होना चाहिए। तो बिल्कुल ऊपर वाला जो होता है वह एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा और नीचे वाला होगा क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट में एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ेगी, ऊपर जाने से एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम होना चाहिए। और मैं अगर इस केस में ग्राफ बनाऊँ एंथैल्पी और है ना प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो अगर मैं ये दो लाइंस दे दूं तो इसमें कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है, तो सर आपने पहले ही बोल दिया है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। तो इस केस में रिएक्टेंट ऊपर होगा और प्रोडक्ट नीचे होगा। ठीक है, और इसी डिफरेंस को बोला जाता है डेल्टा एच। इसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच, जो कि एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है इसमें, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक कंपाउंड, है ना। अगर मैं इसमें बोलूं प्रोडक्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड endothermic compound, is called endothermic compound। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक कंपाउंड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है या एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो एंडोथर्मिक कंपाउंड होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में या एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसे एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो देखिए एक चीज और, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज रिलेटिवली अनस्टेबल देन रिएक्टेंट। याद रखना, एंडोथर्मिक में जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट से कम स्टेबल बनता है। अगर मैं ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है तो एंडोथर्मिक केस में प्रोडक्ट जो होता है वो कम स्टेबल होता है, या बोल सकते हैं अनस्टेबल होता है, और उस केस में रिएक्टेंट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तुलना में कम स्टेबल होता है। ठीक है, और यही प्रोसेस इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। मतलब इस केस में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होंगे और रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा। तो ये चीज़ भी हम लोग ये समझ सकते हैं, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो और आपको स्टेबिलिटी कम मिल रही है तो वो प्रोसेस होना नहीं चाहता। मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल था
दुनिया का कौन सा चीज अनस्टेबल होना चाहता है? ना आप अनस्टेबल होना चाहते हो, ना मैं अनस्टेबल होना चाहता हूँ, ना ही रिएक्शन अनस्टेबल होना चाहता है। तो रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट गया और प्रोडक्ट अनस्टेबल हुआ तो वो प्रोसेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना नहीं चाहता। हम जबरदस्ती उसको हीट देते हैं तब वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जबरदस्ती हम इसको हीट देंगे तभी वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है रिएक्टेंट की तुलना में, और इस केस में प्रोडक्ट भी बनता है प्लस हीट भी रिलीज होता है। तो इस केस में रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? आपका प्रोडक्ट होता है। और इस केस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में प्रोसेस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जाना चाहता है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर नहीं जाना चाहता। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी हीट की, है ना, या बोल सकते हो डेल्टा एच की, प्रोडक्ट बिकम्स मोर अनस्टेबल। जितना ज्यादा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट अनस्टेबल होता जाएगा। देखो इतना तो मुझे पता है कि भैया कि सर इतना तो समझ में आ गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच पॉजिटिव तो आपने बता दिया सर, इस डेल्टा एच पॉजिटिव के केस में प्रोडक्ट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो जितनी ज्यादा ये पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ते जाएगी उतना प्रोडक्ट क्या होता जाएगा बेटा? अनस्टेबल होता जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया, बताओ बेटा इनमें से कौन, इनमें से किस में प्रोडक्ट बहुत ही कम स्टेबल है या बोल सकते हो बहुत ही अनस्टेबल है? ठीक है, बी दे दिया मैं मान लो +30, सी दिया मैंने मान लो +40 और डी मैंने दे दिया +90। तो इसमें से कौन सी वैल्यू बोल सकते हो कि जहां पे प्रोडक्ट अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है? तो सर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो बिल्कुल सही बेटा, पॉजिटिव वैल्यू जहाँ ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में दे दूँ कि इनमें से बताओ किस में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है सर 20। नहीं बेटा, अभी भी यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि इस वैल्यू का मतलब ही क्या है? मोर पॉजिटिव वैल्यू तो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अगर प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि बेटा एंडोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, रिएक्टेंट स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट अनस्टेबल होता जाएगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट स्टेबल होता जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी वैल्यू है इसमें से जिसमें प्रोडक्ट सबसे अनस्टेबल है तो भी +90, रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है तो भी +90। और मैं अगर पूछ लूँ कि बेटा इनमें से कहाँ कौन सी वैल्यू है जहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल है, तो बोलोगे सर पॉजिटिव वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट ये स्टेबल है। या मैं इसमें पूछूं इसमें से कौन सी वैल्यू में रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है तो भी +20। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्सोथर्मिक में यही चीज़ होता है कि मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट becomes more stable, प्रोडक्ट बिकम्स मोर स्टेबल। तो बिल्कुल उल्टा है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होगी उतना प्रोडक्ट अनस्टेबल, और जितनी ज़्यादा निगेटिव में वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपका स्टेबल होगा प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक, जितना ज़्यादा निगेटिव में वैल्यू होगी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव, तो बेटा निगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है कि ये हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया जाता है कि हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया कि बताओ इसमें से किस में प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है? -20, -30, सी -40 या डी -90। निगेटिव में बड़ी वैल्यू। अब बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, डाउट ये होता है कि सर मोर निगेटिव वैल्यू बोल दिया मैंने, तो मोर निगेटिव वैल्यू से आप कुछ लोग ये समझते हैं कि सर -20 और -90 में तो -20 बड़ी वैल्यू है, -20 बड़ी वैल्यू है, तो सर ये बड़ी वैल्यू है तो इसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। बेटा माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि ये हीट रिलीज कर रहा है, प्लस साइन इसलिए लगाया जाता है कि हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। माइनस सिर्फ हीट रिलीज का है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस के हिसाब से मत देखना, आप सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना, सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जहां माइनस में ज़्यादा है, जहां ज़्यादा माइनस में, वही उसका रिएक्शन, उसी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे स्टेबल। तो बेटा ये आंसर है, ये
माइनस को नहीं देखना है, आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है। तो जितना ज़्यादा आपका माइनस में ये वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल, या बोल सकता हूँ उतना ही रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। उतना ही रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट इसका एक डिफरेंस और देखते हैं। अब डिफरेंस नहीं देखना, बस आपको अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कौन से एक्सोथर्मिक है और कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एंडोथर्मिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। सबसे पहला, जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन बोल दो या डिसोसिएशन बोल दो, है ना, डिसोसिएशन बोल दो, ये सब रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। इस केस में हीट क्या होगा, अब्जॉर्ब ही होगा। इसका डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ये चीज़ हमेशा याद रखना, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तो इन केस में क्या होगा, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें तोड़ना पड़ेगा तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो इस केस में ये तो एंडोथर्मिक होगा। सेकेंड एंडोथर्मिक का जो है वो है आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद हमको फूड या जो भी पत्ते वत्ते जो भी मिलते हैं भैया वो फोटोसिंथेसिस से मिलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करता है, तो वो जो क्या होगा आपका फोटोसिंथेसिस मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड जो है आपका, इसका एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। थर्ड है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या होता है, एटोमाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है। मैंने उस ओवरव्यू में एटोमाइजेशन शायद लिखाना भूल गया हूँ, लेकिन वो भी एटोमाइजेशन भी एक ओवरव्यू में आएगा, इसको भी पढ़ना है हमें। एटोमाइजेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स को एटम में तोड़ना। अब मॉलिक्यूल्स को एटम में तोड़ोगे तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें भी एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, तो ये भी आपका एंडोथर्मिक। चौथा, जितने भी फेज चेंज के रिएक्शन है, फेज चेंज, ठीक है, फेज चेंज, ये फेज चेंज भी पढ़ना है ओवरव्यू में, शायद मैंने इसको भी लिखाना भूल गया हूँ। जैसे फेज चेंज, जैसे आपका डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ये फेज चेंज है ना। फेज चेंज मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से गैस, जिसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, है ना। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इन सब प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, इस केस में भी एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये भी क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक में आता है। ये भी होता है क्या, एंडोथर्मिक में। फिफ्थ जो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े हो, जब इलेक्ट्रॉन है ना ग्राउंड स्टेट से कहा जाता है इनफाइनाइट में, तो उसी को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। और हम सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है, उसमें एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें अब आते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जाम्पल में। ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शन मतलब जितना भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे या बोल सकते हो जिसको भी जलाओगे, वो उस केस में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे मीथेन का कंबशन करना है, तो कंबशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा, है ना। तो ये हमेशा क्या देगा, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो CO2 प्लस क्या देता है बेटा, H2O। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2H2O, ये हो जाएगा 2O2, ठीक है। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो सभी के सभी उसका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव है, उसमें हीट क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। सेकंड अगर मैं देखूं तो एंथैल्पी, है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी किस में आता है बेटा, एक्सोथर्मिक में आता है। इसमें भी हीट क्या होता है, रिलीज होता है। बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन क्या देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस कभी भी रिएक्ट करता है तो उस केस में हीट क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। थर्ड जो आपको मैं
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, खैर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इसमें इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन किस में रखा जाता है, आउटर मोस्ट शेल में रखने पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक में आता है। लेकिन कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उस केस में तो हीट रिलीज होता है, लेकिन जब सेकंड या ऑनवर्ड्स जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस केस में हीट क्या होता है ना, आपका अब्जॉर्ब होता है। तो फिलहाल इसको मैं एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में इसको रख सकता हूं। तो ये कुछ आपके रिएक्शन से, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स जो है वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। क्लियर है। एक और है आपका जिसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक चीज याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जनरली तो निगेटिव होता है, इसका एंथैल्पी जनरली निगेटिव होगा। मतलब ज्यादातर केस में आप इसका देखोगे कि ये हीट क्या करता है, रिलीज करता है, लेकिन कुछ केस में इसका जो डेल्टा एच पॉजिटिव भी आता है, कुछ केस में इसका डेल्टा एच पॉजिटिव भी आता है। कुछ मैं आपको इसके एंडोथर्मिक वाले फॉर्मेशन बता देता हूँ। एंडोथर्मिक वाले जैसे आपका NO2 N2O, ठीक है, OF2 O2F2, ठीक है। इन केसेस में ये जो है इनके फॉर्मेशन जब भी होंगे, जनरली तो कुछ भी चीज बनता है, फॉर्मेशन क्या होता है, एक मोल बनाने में, एक मोल प्रोडक्ट बनाने में जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होगा उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन तो जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ केसेस है जहां पे इनको बनाने में हीट क्या होगा, हीट क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या आपके फ्लोरीन के ऑक्साइड है वो जनरली क्या शो करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहां पे मैंने जो लिखवाया है एग्जांपल, ये 100% क्या है, 100% एंडोथर्मिक। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फॉर्मेशन को छोड़ दे तो ऑल कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन बेटा क्या होता है, हाइड्रोजनेशन सुने होंगे कि एल्किन या एल्काइन को किस में बदलना, एल्केन में बदलने के लिए इसको क्या दोगे आप, हाइड्रोजन ही दोगे, हाइड्रोजन दोगे तभी तो ये एल्किन या एल्काइन किस में बदलेगा, एल्केन में बदलेगा। या आप इसको बोल सकते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा। इसी को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। और आप ये सभी जानते हो कि एल्केन या एल्काइन, एल्किन या एल्काइन से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है बेटा, एल्केन होता है। एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर एल्केन ज़्यादा स्टेबल है तो मेरा एल्केन प्रोडक्ट साइड में है। अगर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ हाइड्रोजनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, कंबशन रिएक्शन, ये 100% एक्सोथर्मिक है। कुछ ऐसे होते हैं जो एंडो भी होते हैं और एक्सो भी होते हैं, जैसे आपका बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किस में आएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक में आएगा। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या कहते हैं आप लोग, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो वो भी किस में आएगा, एंडोथर्मिक में। तो ये कुछ प्रोसेस जो 100% एंडो है, ये कुछ प्रोसेस जो 100% एक्सो है, सिर्फ फॉर्मेशन को छोड़ के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को छोड़ के। बाकी जितने भी प्रोसेस जो इसके अंदर मैंने नहीं लिखाया है, जो ओवरव्यू में है और इसमें नहीं है, जो ओवरव्यू में मैंने लिखा है और इसमें नहीं है, वो एंडो भी हो सकते हैं और एक्सो भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लैटिस एनर्जी लिखवाया हूँ ओवरव्यू में। लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और लैटिस जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज भी होता है। एक्चुअल में लैटिस कौन बनाता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है वही लैटिस होता है। तो कभी कभी लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ जाती है और कभी कभी लैटिस तोड़ेंगे तो उसमें से एनर्जी निकलती है। जैसे आपका सर्फ डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ को आप पानी में डाल दो, थोड़ा सा सर्फ को हाथ में रखना और पानी में डालना, तो आपका हाथ थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि जब वो लैटिस को तोड़ता है तो उसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो किसी किसी चीज़ में हीट रिलीज होगा और किसी किसी चीज़ में हीट देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी। तो ये सब कुछ जो इसमें है उसमें मतलब ओवरव्यू में है और इनमें नहीं है, तो वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं और एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। जैसे आपका क्या बोलते हैं, एक लिखवाया हूँ मैंने इसमें, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट। अगर आप कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में बदलते हो तो वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है। लेकिन आप कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में बदलते हो तो वो एंडोथर्मिक होता है ना। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन मतलब क्या कि जैसे आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे एन ब्यूटेन से आप आइसोब्यूटेन में जा रहे हो तो हो सकता है उसमें हीट रिलीज हो, लेकिन आप उल्टा होगे आइसोब्यूटेन से एन ब्यूटेन में,
तो उस केस में क्या होगा, आपका हीट अब्जॉर्ब हो सकता है। तो जो चीज़ ओवरव्यू में है और इनमें नहीं है, समझ जाना कि वो एंडो भी हो सकते हैं और एक्सो हो सकते हैं। मैंने उन्हीं एग्जाम्पल को लिखा है जो 100% एंडो हो या 100% एक्सो हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो यहां पे हम लोग खत्म करते हैं एंडो और एक्सो की कहानी और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं हीट ऑफ रिएक्शन में। किस में बढ़ते हैं हम लोग, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन है कि जब रिएक्शन के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या बोल सकते हैं कि रिएक्शन का एक मोल उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। सर ये क्या बोल रहे हो, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन को क्या जानते हैं सर, रिएक्शन में जो हीट निकलती है या हीट अब्जॉर्ब होती है वही हीट ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन इसका एक्चुअल में गहराई से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसका डेफिनेशन ये है कि जब रिएक्शन का एक मोल है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाए, जब रिएक्शन का एक मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बराबर हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 2a + 3b गिव्स 5c + 3d। चलो मैंने ऐसा बता दिया। तो ये 2, 3, 5, 3 ये सब क्या है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और मैंने आपको बोल दिया कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो x किलोजूल पर मोल है। x किलोजूल क्या है बेटा, पर मोल है। तो ये जो पर मोल है, ये पर मोल रिएक्शन का बोलता है, ये रिएक्शन का बोल रहा है। ये पर मोल किसके लिए होता है, ये रिएक्शन का पर मोल है। ठीक है, पर मोल मतलब एक मोल के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है, एक मोल के लिए। अब समझो, इसका मतलब ये है कि 2 मोल A कंबाइनिंग विथ 3 मोल B है ना, गिव अस 5 मोल C एंड 3 मोल D, देन कंप्लीट 1 मोल ऑफ रिएक्शन, देन कंप्लीट 1 मोल ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसको हिंदी में अच्छे से बताऊं तो 2 मोल A 3 मोल B के साथ कंबाइन होकर 5 मोल C और 3 मोल D बनाता है, तब इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होता है, तब इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल सकते हो इसको हम लोग कि 2 मोल A 3 मोल B के साथ कंबाइन होकर 5 मोल C और 3 मोल D बनाता है, तब इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होता है। और जब इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होगा तब इसकी एंथैल्पी कितनी है, x किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये पर मोल के लिए डिफाइन होता है। जैसे मैं आपको बोल दिया कि 2a गिव्स प्लस 4b और मैंने बोल दिया 6c, तो इसको क्या बोलोगे। अब मान लो मैंने इसका डेल्टा H दे दिया कितना, y किलोजूल पर मोल। तो पर मोल मतलब ये एनर्जी जो होती है पर मोल के लिए डिफाइन है। तो जब 2 मोल A 4 मोल B के साथ रिएक्शन करेगा और 6 मोल C देगा, तब इस रिएक्शन का कितना मोल कंप्लीट हुआ, 1 मोल कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है, तब इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होगा। जैसे एक रिएक्शन और दे देता हूँ, A + B गिव C + D, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो इसका डेल्टा H दे दिया -z किलोजूल पर मोल, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 मोल A 1 मोल B के साथ कंबाइन होके 1 मोल C और 1 मोल D बनाता है, तब इस रिएक्शन का कितना मोल कंप्लीट होता है, 1 मोल कंप्लीट होता है। और जब इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होगा तब कितना हीट रिलीज कर रहा है, -z जूल किलोजूल। क्लियर है। तो ये जो होता है ये पर मोल रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है कि ये रिएक्शन होने के बाद उसका एक मोल कंप्लीट हुआ, अभी बचा है उसको जलना, उसका जलना बचा है, उसका रिएक्शन बचा है, सब बचा हुआ है अभी। तो ये रिएक्शन करके जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तब इसका हीट है, ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज पढ़ाया जाए जिसको बोला जाता है हेज लॉ। हेज लॉ, तो हेज लॉ को पढ़ते हैं। हेज लॉ क्या होता है सर, हेज लॉ ये बोलता है कि आप किसी रिएक्शन को या किसी प्रोसेस को सिंगल स्टेप में करवा दो, एक ही स्टेप में, या उसी रिएक्शन या उसी प्रोसेस को मोर देन 1 स्टेप में करवा दो, चाहे आप सिंगल स्टेप में कराओ चाहे आप 1 स्टेप में कराओ, इन दोनों ही केस में एंथैल्पी चेंज सेम होगा। इन दोनों ही केस में
एंथैल्पी चेंज सेम होगा। बिकॉज किस वजह से? बिकॉज ऑफ डेल्टा एच, या एंथैल्पी बोल सकते हो। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप सिंगल स्टेप में जा रहे हो या मोर देन वन स्टेप में जा रहे हो, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो आप सिंगल स्टेप में कोई प्रोसेस को कराओ या उसी प्रोसेस को 10 स्टेप में कराओ, 1,00,000 स्टेप में कराओ, उस केस में दोनों का डेल्टा एच क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, जैसे कवर्धा टू रायपुर का, मैं कवर्धा से कहाँ गया? बेमेतरा, बेमेतरा से गया सिमगा, और सिमगा से मैं चला गया रायपुर। ठीक है, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? तो सर इसका डेल्टा एच क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब रायपुर माइनस कवर्धा। और मान लो मैं कवर्धा से यहाँ पे चला गया राजनांदगांव, राजनांदगांव से चला गया मैंने भिलाई, भिलाई से चला गया दुर्ग, दुर्ग से चला गया पाटन, पाटन से फिर आया रायपुर। तो इसका एंथैल्पी चेंज क्या बताओगे? तो एंथैल्पी क्या बोलता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस कहाँ से कहाँ गए हो, मैं तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता हूँ। तो इस केस में इस पाथ से गए तो भी इसका डेल्टा एच क्या होगा? रायपुर माइनस कवर्धा। और मैं अगर इस पाथ को भी चूज करता हूँ तो भी क्या होगा? रायपुर माइनस कवर्धा। मतलब दोनों ही केस में डेल्टा एच जो होगा वो मेरा क्या होगा? सेम होगा। दोनों ही केस में डेल्टा एच जो क्या होगा? मेरा सेम होगा। तो आप चाहे सिंगल स्टेप में कराओ प्रोसेस को, चाहे मोर देन वन स्टेप में कराओ, आपका डेल्टा एच सेम आएगा। ये हेज लॉ कहता है, ये हेज लॉ कहता है। ये हेज लॉ बेटा बहुत टकराएगा और भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ हेज लॉ का। जैसे मान लो कोई सिंगल स्टेप में एक प्रोसेस करवाया, जैसे कि मैंने प्रोसेस करवाया ए से बी, और मैं आपको बोल रहा हूँ इसका डेल्टा एच निकालो, है ना, ए से बी का। और मैंने आपको कुछ प्रोसेस दे दिया है कि ए से सी गया है, इसका जो डेल्टा एच है वो क्या है? एक्स है। सी से डी गया, इसका डेल्टा एच जो है वो माइनस वाई है। और डी से बी गया और इसका डेल्टा एच क्या है? जेड है बोल दिया। तो मुझे बताओ ए से बी का क्या है? ए से बी का क्या है? तो अगर कोई प्रोसेस ए से बी गया, या वो वही प्रोसेस ये ए से बी गया मतलब सिंगल स्टेप में चले गया ए से बी, और हो सकता है वो ए से बी कैसे जाए? पहले ए से सी जाए, सी से डी जाए, या डी से बी जाए। तो उस केस में मैंने क्या बताया था कि दोनों केस में चाहे इस पाथ से जाए चाहे इस पाथ से जाए, दोनों ही केस में एंथैल्पी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एच ऑफ ए से बी इज इक्वल टू होगा डेल्टा एच ऑफ ए से सी प्लस डेल्टा एच ऑफ सी से डी प्लस डेल्टा एच ऑफ डी से बी। इस प्रोसेस से जाओ चाहे इस प्रोसेस से जाओ, चाहे आप इस स्टेप सिंगल स्टेप में जाओ चाहे आप मल्टी स्टेप में जाओ, तो इसका डेल्टा एच बराबर होगा इसके डेल्टा एच से। तो मैंने बोल दिया डेल्टा एच ऑफ ए से बी इज इक्वल टू ए से सी से डी एंड डी से बी। तो बस हो गया। डेल्टा एच ए से बी का कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा एच ए से सी का प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? ये एक्स, इसका कितना है? माइनस वाई, और इसका कितना है? जेड। तो मतलब कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो मेरा डेल्टा एच ए से बी का कितना आ गया है? एक्स माइनस वाई प्लस जेड। बस यही है, यही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में जाए चाहे मल्टी स्टेप में जाए, उस केस में दोनों का डेल्टा एच को क्या मानेंगे हम लोग? सेम मानेंगे, और सेम ही होता है। ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में का जो प्रूफ है, प्रूफ किया हुआ है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स जितने भी आप पढ़ते हो, जैसे भी आप एंट्रोपी पढ़ते हो, एंथैल्पी पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ पढ़ते हो, जीरोथ लॉ पढ़ते हो, ये सब का कोई प्रूफ नहीं है। ये सब ऑब्जर्वेशन से आया है। ये सब किससे आया है? ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग इसको क्या किए? ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व करके बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ मिले और अपना अपना प्रवचन दिए कि भैया मैंने तो ये देखा है, वो बोला हाँ मैंने भी यही देखा है, वो बोला मैंने भी ये देखा है। तो ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी जिस चीज़ पे गया उसी चीज़ से हम लोग लॉ बना दिए। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की किसी भी लॉ का प्रूफ नहीं है। यही एक ऐसा लॉ है जिसका प्रूफ है। ये पहला लॉ है जिसका प्रूफ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लो एक रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस O2, ये मुझे CO2 गैस दे दिया डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में। कार्बन और O2 CO2 दे दिया सिंगल स्टेप। अब हो सकता है कि इसी कार्बन से CO2 जाए, कैसे? कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाए, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2
गैस बनाए। तो जो काम सिंगल स्टेप में हो जा रहा था वही कार्बन अब CO2 बनाने के लिए 2 स्टेप लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस स्टेप का डेल्टा H निकालो। अगर इस स्टेप का डेल्टा H x है ना, -x है, और इस स्टेप का डेल्टा H -y है, तो मुझे बताओ इसका डेल्टा H क्या होगा। ठीक है, तो जो भी ये मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन है, ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड रिएक्शन है ना, और मुझे ये रिक्वायर्ड रिएक्शन इन 2 रिएक्शन से लाना है। इन 2 रिएक्शन से मुझे क्या करना है, ये रिक्वायर्ड रिएक्शन लाना है। तो मुझे बताओ ये रिएक्शन कब आएगा, जब इस रिएक्शन को आप प्लस कर दो, और जैसे आप इन रिएक्शन को प्लस करोगे ऑपोजिट साइड की सेम चीजें कट जाएगी, ये CO कट जाएगा है ना, और यहाँ क्या बचेगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 O2, और यहाँ क्या बचेगा आपका CO2 गैस। मतलब ये रिक्वायर्ड रिएक्शन कैसे आया, इन दोनों को प्लस करके। तो अगर इन दोनों को प्लस किए हो तो डेल्टा H भी प्लस होगा, क्योंकि डेल्टा H एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये मास पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, एक चीज मैं पढ़ाऊंगा अभी, फिलहाल तो ये जान लो कि इन दोनों का प्लस करोगे, जब ये रिएक्शन प्लस हुआ तो डेल्टा H भी प्लस होगा, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसको प्लस कर दो तो -x प्लस -y तो -y, या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा H इज इक्वल टू -x प्लस y। तो इसका जो डेल्टा H आ जाएगा ये हो जाएगा -x प्लस y। तो इसका ये डेल्टा H आ गया बेटा, इसका ये डेल्टा H आ गया है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास के एकदम अंतिम छोर पे है, तो कुछ एक आध 2 चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको हेज़ लॉ में समझा दिया कि कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में जाए या मल्टी स्टेप में जाए, दोनों का डेल्टा H क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेज़ लॉ के साथ एक छोटा सा और लॉ है जिसको बोला जाता है क्या, लोवेइजर एंड लाप्लास लॉ। लोवेइजर एंड लाप्लास लॉ, ये मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे इजी लॉ है। ये लॉ ये बोलता है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन sign of delta H is changed। अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाता है तो उसका डेल्टा H का साइन चेंज हो जाएगा, बस यही बोलते हैं। उसका डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने ये बोल दिया कि 2A + 3B गिव्स 5C, और इसका डेल्टा H अगर -x है, और मैं इस रिएक्शन को पलट दिया, और पलट के मैं रिवर्स में ऐसा लिख दिया 5C गिव्स 2A + 3B, तो इसका डेल्टा H का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, +x। बस यही है। लाप्लास क्या बोलता है कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो माइनस हो जाता। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 2A से 3B, और इसका डेल्टा H का वैल्यू अगर x है, तो मुझे बताओ 3B से 2A का क्या होगा। तो सर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा बेटा, साइन चेंज होगा। +x हो तो ये क्या हो जाएगा, -x। बस यही आपका क्या है, लोवेइजर एंड लाप्लास लॉ, है ना। तो ये है सर, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी देर में। अब आगे देखते हैं। तो हेज़ लॉ भी हो गया, हेज़ लॉ आएगा। अभी तो हेज़ लॉ पूरा नहीं हुआ, अभी तो हेज़ लॉ बस आपको ओवरव्यू दियो। हेज़ लॉ बार बार टकराएगा आपसे। अब जो है एक टर्म याद रखना जिसको बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन बेटा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है सर। थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जहां पे थर्मल चेंज भी दिख रहा हो और केमिकल चेंज भी दिख रहा हो। सर बताइए कैसे, चलो बता देता हूँ। 2A + 3B, मान लो कोई एक रिएक्शन दिया 5C, तो इस रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन में बोलोगे सर केमिकल चेंज हो रहा है। ये रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। और अगर मैंने आपको इसका वैल्यू डेल्टा H, कुछ डेल्टा H की कोई वैल्यू दे दिया, x किलोजूल पर मोल या कुछ भी दे दिया मैंने, तो ये जो बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है थर्मल चेंज। ये क्या बताता है बेटा, थर्मल चेंज के बारे में। और यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज।
अगर रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन जो रिएक्टेंस से प्रोडक्ट में बदल रहा है वो केमिकल चेंज है, और अगर आपको इसका हीट दे दिया तो हीट क्या है, वो हीट दिया मतलब इसमें क्या चीज बता रहा है वो कि इसमें थर्मल चेंज, हीट का एक्सचेंज क्या हो रहा है, तो थर्मल चेंज। और जब इन रिएक्शन को पूरा एक साथ लिखा जाए कि केमिकल चेंज भी दिख रहा है और ये भी दे दिया, तो टोटल इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज एंड थर्मल चेंज। तो ऐसा इक्वेशन जहां पे आपका केमिकल चेंज भी हो और थर्मल चेंज भी हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोला जाता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं एक चीज छोटा सा कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज एन thermochemical equation treated as algebraic मैथ्स। इसको आप एल्जेब्रिक मैथ्स के जैसे ट्रीट करोगे, मतलब इसका आप मैथमेटिकल की तरह ट्रीट करोगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब कि आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप इस रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर से, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो चीज आप इस रिएक्शन के साथ करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो, वही काम आप इसके साथ भी करोगे, वही काम आप इसके साथ भी करोगे। अगर आपने इसको जोड़ा है, किसी दो रिएक्शन को जोड़े हो तो डेल्टा एच भी जुड़ेगा। अगर आपको आप किसी नंबर से इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किए हो तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं एक चीज आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं इसी को लिख देता हूं 4a, इसी रिएक्शन को 4a प्लस 6b 10c, तो मैंने क्या किया इस रिएक्शन के साथ, सर आपने कुछ नहीं किया, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बिल्कुल सही, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या डेल्टा एच को मैं एक्स के टर्म में छोड़ सकता हूं, नहीं छोड़ सकता बेटा। जो ट्रीटमेंट आप इसके साथ किए हो वही ट्रीटमेंट आप इसके साथ भी करोगे। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो काम आप इसके साथ करोगे वही काम आपको डेल्टा एच के साथ भी करेगा। मतलब जो अत्याचार ये सहेगा वही अत्याचार ये भी सहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको एक एल्जेब्रिक मैथ्स या एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह मानेंगे। एल्जेब्रिक मैथ्स क्या होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह मानेंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह मानेंगे। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करोगे इसके साथ, एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह मानोगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करोगे। चलो एक क्वेश्चन के साथ इसका अंत किया जाए आज की क्लास का। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि फॉर रिएक्शन मैं पहले दे देता हूं, 2a प्लस b गिव्स c, और इसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया है 100 जूल। 3d 6e, इसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया है आपको 200, अच्छा किलो जूल में दे देता हूँ, चलो किलो जूल, ठीक है। और मैंने दिया है 2f 2g, डेल्टा एच का वैल्यू दिया है -300 किलो जूल। ये आपको गिवन है, ये चीज़ आपको क्या है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है और आपको डेल्टा एच की वैल्यू दिया तो थर्मल चेंज हो रहा है। पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो आपको एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे दिया मैंने, गिवन है, ये सब चीज़ क्या है, मैं गिवन है। क्वेश्चन तो अब आ रहा है, क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसका थर्मल, मतलब इसका डेल्टा एच क्या होगा, इन जो रिएक्शन में दूंगा इनका डेल्टा एच क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपको g प्लस 2f, g से 2f का डेल्टा एच बताना है। सेकंड आपको बताना है 4a प्लस 2b से 2c का डेल्टा एच बताना है। थर्ड आपको बताना है 2e प्लस t 2e से d का डेल्टा एच। फोर्थ 2a प्लस b प्लस g c प्लस 2f का डेल्टा एच बताना है बेटा। फिफ्थ जो है 6d प्लस 2f 12e प्लस g का आपको डेल्टा एच बताना है। चलो डेल्टा एच अलग से निकाल लेते हैं। चलो सबका आपको डेल्टा एच बताना है। चलो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप सब याद रखना, लाप्लास है ना, लाप्लास, और इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह मानना। तो चलो सबका डेल्टा एच निकालते। सबसे पहले इसका डेल्टा एच निकालते। कैसे, क्या आएगा इसका डेल्टा एच बेटा, तो लाप्लास क्या बोलता है कि जब भी आप इक्वेशन को रिवर्स कर दो तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, इन तीनों में से, यहाँ से। तो आपको देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, 2f से g का वैल्यू कितना दिया, -300, और मैंने किसका पूछा, g से 2f का, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट
प्लस 300 किलो जूल। अब मैं किलो जूल नहीं लिखता, सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो G से 2F का क्या हो जाएगा प्लस 300, बिल्कुल सही। इसका बताओ बेटा ये कहाँ से आया, तो सर ये इक्वेशन तो a प्लस बी सी है, मतलब 4a प्लस 2b प्लस 2c है, तो इस इक्वेशन से आया। इस इक्वेशन में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो सर कुछ नहीं दिख रहा है सर, ये a प्लस बी प्लस सी है और ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी है। बस आपने कुछ क्या किया कि इस रिएक्शन से आप 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, मतलब क्या है कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन को पलटे नहीं है। अब बस इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई। अगर आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 200 किलो जूल आ जाएगा। इसका बताओ, तो देखो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि D से E है और ये E से D है, तो इतना तो गारंटी है कि डेल्टा H जो है वो 200 से कितना हो जाएगा -200। इतना तो पहले कर लो, क्योंकि D से E था, ये E से D हो गया, तो लाप्लास क्या बोलता है, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको इसके इसमें फ़र्क, ये 2E से D है, ये 3D से 6E है। तो मतलब क्या हुआ कि इसको डिवाइड किया गया है, 2 3 जा 6, किससे डिवाइड किया गया है, 3 से डिवाइड किया गया, 3 से डिवाइड किया तो ये D आया है और इसको 3 से डिवाइड किया तो 2 आया है। तो पहले पलटे है तो -200 हो गया और उसको 3 से किससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया। इसको देखो तो इसमें आपको 2 रिएक्शन का मिक्सचर दिख रहा है, एक तो A B और C का और एक G से F का। तो देखो 2A प्लस बी सी, 2A प्लस बी सी, मतलब क्या यहाँ रिएक्शन को पलटा गया है, नहीं पलटा गया सर, तो इसका डेल्टा H इस रिएक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग क्या होगा, 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब बाकी यहाँ पे क्या दिख रहा है, G से 2F, G से 2F और यहाँ क्या है 2F से G। अगर 2F से G का -300 है तो G से 2F का क्या हो जाएगा +300, तो टोटल कितना हो गया 400 बस। और ये लास्ट आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है 6D प्लस F, मतलब 6D से किस में जा रहा है आपका 12E और 2F से किस में जा रहा है G। ये कहाँ दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो देखो 6D से 12E और ये 3D से 6E। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, पहले तो D से E, ये भी D से E, इसका मतलब इसका डेल्टा एच तो क्या हो जाएगा 200 तो होगा ही होगा। और उसके बाद ये 3 है और ये 6 है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 200 से क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2F से G, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 2F से G, तो 2F से G मतलब रिएक्शन को पलटे नहीं है, तो अगर इसका -300 तो इसका भी क्या हो जाएगा -300, तो जिसकी वजह से क्या आ गया आपका 100 आ गया। तो ये था हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन और लाप्लास का एक संगम, ठीक है। बाकी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही पेंड करता हूँ। थैंक यू।